इतनी सारी नहीं, एक लाइन जो आपको डिस्टर्ब ना करे। मैं क्या, जो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। हम लोग वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ना लैंग्वेज सीख रहे हैं ना वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, हम लोग एक वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इसकी कोडिंग के अंदर अंडरस्टैंड करके नहीं जाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे जो हम एसईओ में चेंजेस करना चाहते हैं। एसईओ में चेंजेस करने के लिए हमारा इतना कंट्रोल होना चाहिए कि भाई अभी जो दो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर कोई बंदा आपसे कहे कि भाई मेरी वेबसाइट का टाइटल तब्दील होना है और फेविकॉन चेंज होना है, कर दो, तो आपके पास इतनी ग्रिप होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि आप उसकी वेबसाइट खोलें, उसकी कोडिंग में आएँ, टाइटल में जाएं, टाइटल चेंज कर सकते हो, फेविकॉन बदल सकते हो। ये आपको होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भाई HTML फाइल बनानी है। कैसे बनाई थी? स्टार्ट की यहाँ से, HTML एंड किया यहाँ पे। ये क्या है? फाइल का स्टार्ट। ये क्या है? फाइल का एंड। इसके बीच में जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो कौन सा है? हेड। हेड के अंदर अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, तो हमारे काम की दो चीज़ें हैं। नंबर 1 टाइटल एंड नंबर 2 फेविकॉन। और फेविकॉन के लिए टैग कौन सा है? लिंक का टैग है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लगाया वेबसाइट का टाइटल। और वेबसाइट का टाइटल कहाँ पे आता है? इस सेकंड को क्लिक कीजिए ज़रा। ये मैंने माउस रखा, माउस जब मैंने यहाँ पे टैब के ऊपर माउस रखा तो ये लिखा हुआ आ गया बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये क्या है? ये वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई आ रही है, इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये फेविकॉन इमेज कहलाता है। सो ये लिखा गया जी टाइटल। फिर हमने क्या लगाया? लिंक। फेविकॉन लगाने के लिए लिंक लगाया। कंपनी का जो लोगो है वो हमारे पास होना चाहिए। भाई जिस वेबसाइट पे भी काम कर रहे होंगे उस कंपनी का लोगो हमारे पास होना चाहिए। अब ये कंपनी का लोगो हमारे पास होगा, भाई एक वेबसाइट है, उसने कंपनी में लोगो लगाया तो होगा ना। तो वो जो लोगो लगाया होगा उसी को मैं सेव कर लूँगा और उसका नाम क्या रख दूंगा? फेविकॉन.png। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं जब उसको सेव करता हूँ तो उसका जो इमेज है वो PNG नहीं है, वो JPG है। तो एप्लीकेशन से तो हम इसका फॉर्मेट चेंज कर ही सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स भी हमारे पास हैं कि किसी के पास अगर एप्लीकेशन ना हो तो वो ऑनलाइन टूल से ही इसके फॉर्मेट को चेंज कर ले। कैसे कर ले? देखिए मैंने क्या लिखा, ऑनलाइन JPG, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो इमेज है वो JPG है। अगर मेरे पास किसी और फॉर्मेट का इमेज होता तो मैं उसी का नाम लिख लेता, टू PNG कन्वर्टर, से भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो एप्लीकेशन से कर लेंगे और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम एक कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन हमें सारे फॉर्मेट्स नहीं देंगे। जब मैं IMG पढ़ाऊंगा ना, इमेज पढ़ाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो हमें एप्लीकेशंस नहीं देंगे। तो आगे JPG PNG, ये बड़ा सिंपल सा काम होता है। इतने सारे फ्री टूल्स हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी टूल इस्तेमाल कर लो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपलोड। यहाँ से आपने क्या करना है? उस इमेज को अपलोड कर देना है जो आपके पास JPG फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरे पास कोई JPG पड़ी भी हुई है कि नहीं हुई है। एनीवेज कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर कोई इमेज है, रेनी मोरिस में शायद कुछ पड़ा हो। ये ऑलरेडी PNG है ना। एनीवेज मेरा आपको समझ तो आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? अपलोड करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो JPG की फाइल होगी वो हमारे पास PNG में बन जाएगी। अभी हम और फॉर्मेट्स की भी बात करेंगे जब मैं दूसरा टैग पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल क्योंकि मैं PNG की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम इंटरनेट से भी कोई JPG फाइल ढूंढ सकते हैं, है ना। वैसे ये जब JPG ढूंढो ना तो PNG आ जाती है। JPG आ गई है, गुड हो गया काम। चलिए इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। अब ये JPG फाइल आ गई मेरे पास, सेव करें।
यहाँ पर आए, इसे अपलोड करें, और इसे मैंने रखा हुआ था डाउनलोड्स में है, ये वाली है, ये देखें कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इस तरह आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, चेक कर लें, बन गई है। ये एक जेपीजी थी और ये क्या बन गई, पीएनजी बन गई। तो मैं इसको एज ए पीएनजी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं ज़रा। अभी हमने 2 टैग्स पढ़े हैं, अब हम अगली बात करते हैं साथ में वेबसाइट को देख के, ताकि हमें पता लगे कि भाई हम क्या करने लगे हैं। यहाँ पर ना मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ और उसको देख कर करते हैं हम कि हमने कौन सी चीज़ कर ली है और अब हमें कौन सी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेबसाइट खोली, इस वेबसाइट को, ये लाइव वेबसाइट खोली है मैंने, ठीक है। इस वेबसाइट को देखें तो टाइटल को हमने सीखा, और इस वेबसाइट को देखें तो फेविकॉन को हमने सीखा। जूम थोड़ा सा छोटा कर लें, 200% हुआ है, वो मोबाइल व्यू बना हुआ है। चलो कोडिंग में आगे, तो यहाँ पर आपको टाइटल नजर, ये हेड लगा हुआ है लाइन नंबर 5 में, तो यहाँ पर टाइटल देखें जी कहाँ पर है, ये टाइटल आ गया लाइन नंबर 11 में। और फेविकॉन कहाँ है इसका, देखें लाइन नंबर 44 में हमें इसका फेविकॉन भी नजर आ रहा है, ऐसे ही है, वही लगा हुआ है ना जो अभी हमने सीखा है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन href और आगे favicon.png, ऐसे ही लगा हुआ है। अच्छा अब हम देखें, अब हमें आगे क्या समझना है। अब हमें आगे ये समझना है कि अब हम वेबसाइट पे आगे, ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई है। अब जैसे हम वेबसाइट पर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो स्लाइडर नज़र आ रहा है, मेन्यू नज़र आ रहा है, लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। इससे ज़रा नीचे आए तो अब हमें एक हेडिंग नज़र आ रही है, ऐसी है, एक हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही है और इस पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। आमतौर पर जिस वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई होगी, हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हो, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि जिस कंपनी की वेबसाइट होती है उन्होंने यहाँ पर, यहाँ तो कंपनी का नाम लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है वेलकम टू और आगे कंपनी का नाम लिखा होता है। अब हमें क्या करना है एज ए एसईओ एक्सपर्ट, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमें, अगर किसी ने अपनी कंपनी का नाम लिखा है तो हम उसे हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, यहाँ पर कीवर्ड होना चाहिए। भाई हम वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहे हैं ना, आपने देखा मैंने लिखा भी क्या था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मीन्स मैंने क्या लिखा, एक कीवर्ड लिखा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम ये कीवर्ड टाइप करें तो हमारी वेबसाइट टॉप रैंक पर आए, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें एसईओ के कुछ फैक्टर्स अप्लाई करने हैं। सो अब एसईओ के उस फैक्टर पे हम आए हैं जिसके ऊपर गूगल बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है, बहुत ज़्यादा जोर देता है कि भाई आपकी वेबसाइट में एक हेडिंग स्टाइल होना चाहिए। हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, मेरा ख्याल है जो लोग वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि वर्ड में H से लेकर H6 तक हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5। कितने लोग यूज़ करते हैं वर्ड यूज़ कर लेते हैं सब लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के? नहीं, डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं ना, वैसे मैं आपको बताऊँ उन्हें कंप्यूटर यूज़र होना चाहिए, हाँ, अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग डिस्टर्ब करेगी उन्हें। हाँ, कंप्यूटर यूज़र आपको अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे कंप्यूटर यूज़र नहीं है और सीधी आपने जंप मारी है ना डिजिटल मार्केटिंग में जाकर, तो फिर आप परेशान होंगे, इसलिए कि आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर कैसे प्रॉब्लम है। और कंप्यूटर यूज़ करने का मतलब ये नहीं कह रहे कि बहुत एक्सपर्टीज़ की बात हो रही है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आज के दौर में हर किसी को आना चाहिए, लेटर तो लिखने ही लिखने हर किसी ने ना। ये देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, यहाँ आकर मैंने लिख दिया, वही चीज़ लिख देता हूँ मैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। और ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ इंसान ने सीखनी होती है, कुछ चीज़ें इंसान एक्सप्लोर भी कर लेता है खुद से। भाई वर्ड इंस्टॉल करें, थोड़ा बहुत यूज़ करना हर किसी को आना चाहिए, और वर्ड नहीं आता तो गूगल डॉक तो आना चाहिए ना। गूगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन टूल है डॉक्यूमेंटेशन का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने जीमेल पर आओ, मेन्यू पे क्लिक करो, वहाँ पे गूगल डॉक लिखा हुआ है, उसे खोलें और ये सब कुछ आपके पास वापस आ जाएगा, मगर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, उसके लिए ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है।
जी स्टाइल्स, ये आ रहे हैं स्टाइल्स, ये आ गया हेडिंग 1, ये आ गया हेडिंग 2। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास टोटल कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6 वर्ड में भी होते हैं। हेडिंग स्टाइल का क्या मतलब है कि हम कुछ लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम उस कंटेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हेडिंग लिख के करते हैं, ऐसे ही है ना। सो गूगल भी आपको यही कह रहा है कि भैया आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा जा रहा है, अब आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि ये है क्या चीज़, तो आप अपने कंटेंट का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या बनाएं कि हेडिंग स्टाइल्स एंड हेडिंग कंटेंट। हेडिंग स्टाइल क्या होगी, जो ऊपर लिखेंगे, हेडिंग कंटेंट क्या होगा, जो आप उसको डिफाइन करोगे। जैसे आप एग्जाम देते हो, क्या करते हो, ऊपर मार्कर से हेडिंग लिखते हैं, उसके नीचे सब डिटेल कर देते हो, सारी डिटेल लिखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो आपने एक हेडिंग स्टाइल लिखी है और उसके नीचे जो आपने पेपर सारा सॉल्व किया है उस हेडिंग के पॉइंट में, तो वो क्या होता है, वो उस हेडिंग का कंटेंट होता है। इसी तरह गूगल भी हमें ये कह रहा है कि भाई आपके पास कितने हेडिंग स्टाइल्स होने चाहिए, 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास। अब हम किस पार्ट पे आ गए हैं, अब हम किस पार्ट पे आ गए हैं, अब हम बॉडी में आ गए हैं। यानी जब हमने हेडिंग स्टाइल कहां पर अप्लाई होने, टाइटल कहां पे अप्लाई होने हैं, हेड में। फेविकॉन कहां पे अप्लाई होने हैं, हेड में। हेडिंग स्टाइल जो है वो कहां लगा हुआ है, पेज पे लगा हुआ है। यानी पेज कौन सा है, वो है बॉडी। पेज का मतलब क्या, जो वेबसाइट दूसरों को नजर आ रही है, ठीक है, वो वाला पार्ट क्या है। तो ये सारा जो मैं दिखा रहा हूं, ये कौन सा पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम जो बातें कुछ और करने वाले हैं, वो किस में से कर रहे हैं, पेज की बॉडी में से कर रहे हैं। अब हम कहां से बातें कर रहे हैं, पेज की बॉडी में से। और उसमें सबसे पहली बात हम किसकी कर रहे हैं, हेडिंग स्टाइल की। मैंने कहा टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। ये सबको क्लियर हो गया कि ये कहां पे लगने हैं, कहां पे लगने हैं, बॉडी में लगना है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये 6 हेडिंग स्टाइल्स लिखने लगा। क्या हो गया भाई, वो तंग कर रहा है क्या, सर्दी ज्यादा हो गई है कि चल नहीं रहा, आवाज दे रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, कुछ नहीं, डैमेज नहीं करेगा आपको, उसकी आवाज से नहीं नुकसान होगा, नहीं चलने से नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर 2 करें। मैंने क्या बताया, टोटल कितनी हेडिंग स्टाइल्स हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता ना तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं था भाई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वेबसाइट की एसईओ का, ठीक है। सो इसलिए हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इसलिए मुझे ये हेडिंग स्टाइल यहाँ पे लिखने पड़ रहे हैं। और 4 लगा दूं, मैंने अभी बीच में कुछ भी नहीं लिखा, उनके बीच में भी कुछ लिखते हैं अभी। 6 के बाद कुछ भी नहीं है, हाँ। और ये आखिरी हेडिंग स्टाइल आ गया हमारे पास 6। यहाँ पर मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेडिंग स्टाइल। फिलहाल अभी हमने सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि ये क्या है, क्या इसके लिए सेकंड की फाइल खोली हुई है, इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँ। वैसे अगर हमने इसको HTML के तौर पर सेव करना हो तो कैसे करेंगे, कौन बताएगा। यहाँ से फाइल पे जाएं, फिर यहाँ से सेव एज टाइप में से फॉर एग्जांपल ये आ रही है, तो हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने H प्रेस किया, चलो बल्कि इसका नाम भी क्या करते हैं, हेडिंग ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसको चलाएं जरा, जी देखें जब क्या रिजल्ट आया। अब पेज पर आया सब कुछ। जब हमने एसईओ करनी है, हमने ऐसे कुछ नहीं करना, हाँ ये जो कुछ किया ये कुछ भी नहीं करना। ये हमने क्यों किया है, हमने इसको समझने के लिए किया सर कि ये हेडिंग स्टाइल क्या चीज़ है। दिखने में ये हमें क्या लग रहा है, दिखने में ये हमें एक हेडिंग लग रही है कि जैसे हम कोई लेटर लिख रहे हो तो हम उसमें हेडिंग स्टाइल्स लिखते हैं।
तो दिखने में हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फॉर्मेटिंग है, ऐसे ही है ना, है तो फॉर्मेटिंग, सिंपल टेक्स्ट नहीं है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट नजर आ रहा है। मगर एसईओ में गूगल इसे फॉर्मेटिंग के तौर पर नहीं लेता। गूगल इसे क्या समझता है, गूगल के लिए क्या चीज है? गूगल के मुताबिक ये एक स्ट्रक्चर है, कोई चीज लिखने का स्ट्रक्चर। मतलब जहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं वहां से मेरी मेन बात शुरू हो रही है, वहां से मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां से हमारा मेन टॉपिक हो वहां पर क्या होना चाहिए, कौन सी, H1, यानी जहां से हमारी बात शुरू हो रही है वहां पर क्या होनी चाहिए, H1। ये हमारा मेन पॉइंट है। उसके बाद हमने कुछ लिखा और उसके आगे जो हमने पैराग्राफ लिखा, अब हमने उसके कुछ सब पॉइंट्स भी हैं, अब हमने उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आगे जो हम हेडिंग बनाएंगे वो कौन सी होंगी, H2 या H3 या H4। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि हेडिंग स्टाइल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर। इसको समझने के लिए एक और बात करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, एक किताब आपने पढ़नी शुरू की, चैप्टर शुरू हुआ आपका पहला, उसके ऊपर एक पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 1, लिखा होता है ना, उसके बाद उस टॉपिक का नाम लिखा होता है, फिर 2 3 4 5 जितनी भी लाइनें हैं उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, आमतौर पर लिखा होगा 1.1, यहाँ लिखा होगा 2, ऐसे ही है ना। इन दोनों के मीनिंग आपको पता है आपको मीनिंग, क्या मीनिंग है, 1.1 लिखा है तो क्या मतलब है और 2 लिखा है तो क्या मतलब है। ये देखिए, अब ये जो चीज़ आप एकदम फर बोलना शुरू हो गए, ये किसी ने पढ़ाई है आपको, नहीं पढ़ाई ना, खुद ही पता लग गया। ये स्कूल के बच्चों को भी नहीं पढ़ाते मेरा ख्याल है, मतलब बच्चा कोई पहली क्लास में आया या सेकंड में आया तो कभी उसे बुक रीडिंग नहीं सिखाई कि भाई ये तुमने पढ़ना है तो ये 1 का मतलब ये होगा, 1.2 का मतलब ये होगा, 1.4 का मतलब ये होगा, 1.5 का मतलब ये होगा। ये खुद से ही नेचुरली समझ में आ जाता है। गूगल भी यही कह रहा है, गूगल कह रहा है कि भाई इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से लिखो कि लोगों को आपके लिखने के स्टाइल से समझ में आ जाए कि भाई ये कौन सा कंटेंट है, ये मेन कंटेंट है कि ये सब कंटेंट है। अब बेसिकली ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम है और गूगल की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ये गूगल के मुताबिक स्ट्रक्चर है, लोगों के मुताबिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब गूगल क्या कह रहा है कि ये आपका मेन पॉइंट है, तो अगर वो हमारा मेन पॉइंट है तो क्या वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड नहीं है ना। अगर वो हमारा मेन पॉइंट है तो वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, और अगर हमारा कोई सब पॉइंट होगा तो वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। तो इतना लिखने से ही उसको ये पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट अभी मैंने खोल के आपको दिखाई है, सिर्फ ये लिखा है हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यही लिखा है ना हमने। अब ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा मैंने और इसको मैंने इनकोड कर दिया H1 में। सो गूगल को क्या पता लगा ये क्या चीज है, ये है हमारा प्राइमरी कीवर्ड, गूगल को पता लग गया। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई यहां पर हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट नहीं लिखा, यहां पर हमने लिख लिया वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, अब गूगल क्या समझेगा, कुछ और समझेगा कि यही समझेगा, अभी भी यही समझेगा कि भाई ये आपका कीवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा कीवर्ड क्या बन गया, वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। आपका क्या ख्याल है कि ये कीवर्ड है, ये तो कीवर्ड नहीं है, वो तो कंपनी का नाम है और उधर वेलकम करने लगा हुआ है उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गलत इंफॉर्मेशन गूगल तक पास होनी शुरू हो गई। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या करना है, हमने गूगल के आइडेंटिफायर्स को देखना है कि गूगल क्या चीजें आइडेंटिफाई कर रहा है कीवर्ड्स के लिए, वहां जाकर हमने कीवर्ड्स लिख देने हैं। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि यहां पर हमने लिख दिया हुआ है क्लिक हेयर, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ, और साथ में क्या लगा हुआ है H1, गूगल क्या समझेगा, कीवर्ड। अब क्लिक हेयर तो कीवर्ड नहीं है ना, क्लिक हेयर तो कीवर्ड नहीं है, मगर गूगल इसको कीवर्ड समझ रहा है। तो यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो उनके कीवर्ड होने चाहिए थे, जहां जहां वो वाला आइडेंटिफायर्स, मतलब पहला आइडेंटिफायर क्या था, टाइटल, कि टाइटल में कीवर्ड यूज करो। अब दूसरा जो आइडेंटिफायर मैं यूज करवा रहा हूं वो क्या है, हेडिंग स्टाइल्स, कि हेडिंग स्टाइल्स में कीवर्ड लाने हैं आपने। और ये कहलाता है गूगल का आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। गूगल इस स्ट्रक्चर को समझता है।
इसका मतलब क्या हुआ? देखें गूगल को कैसे पता है कि आपका कीवर्ड है? भाई हर किसी की अलग ब्रांड है, हर किसी की अलग प्रोडक्ट है। गूगल को कैसे पता लगेगा कि आप क्या सोच रहे हैं इसके मतलब कि भाई ये मेरा कीवर्ड ये वाला होना चाहिए? गूगल को नहीं पता इस बात का। तो गूगल कीवर्ड्स किन्हें समझ रहा है? अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने कहा वो कीवर्ड समझ रहा है टाइटल में लिखे हुए टेक्स्ट को। अब दूसरे नंबर पे वो कीवर्ड किसे समझ रहा है? हेडिंग स्टाइल में लिखे हुए टेक्स्ट को। अब अगर मैं हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड नहीं लिखूंगा तो गूगल फिर भी उसको कीवर्ड ही समझेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम रैंक तो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर तो वर्ड्स ही ऐसे लिखे हुए हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट से या हमारी सर्विसेज से मैच ही नहीं करते हैं। तो हमें टाइटल में कीवर्ड लेकर आने हैं, हमें हेडिंग के अंदर कीवर्ड लेकर आना है, और सब हेडिंग्स में भी कीवर्ड लेकर आना है। और गूगल ये कहता है कि आपकी एक वेबसाइट में एक H1 होना चाहिए, बहुत सारे H1 नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक से एक दो मैं बढ़ा तो सकता हूं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर सकता कि 10 H1 लगा दूं, क्योंकि 10 H1 लगाने का मतलब क्या हुआ कि 10 के 10 मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, 10 के 10 मेरे फोकस कीवर्ड्स हैं। तो यहां से तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग। तो वो ये कहता है कि आपका H1 एक, H2 एक से ज़्यादा लगा लो, लेकिन उसके बाद जितने भी हेडिंग स्टाइल्स हैं वो जितने मर्जी लगाओ। क्यों लगाओ? इन्हें बुलेट्स की तरह यूज़ करेंगे हम। बुलेट्स का पता है ना आपको क्या होते हैं? नंबरिंग करते हैं जब हम। तो भाई हम H2 में पहला पॉइंट, फिर H2 में दूसरा पॉइंट, फिर H2 में तीसरा पॉइंट। तो अगर मैंने H2 में 10 पॉइंट्स भी लिख दिए तो गूगल उन्हें क्या कंसिडर करेगा? सब हेडिंग या सब कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड उन्हें समझेगा, और ऊपर वालों को वो प्राइमरी कीवर्ड समझेगा। और हेडिंग स्टाइल में आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, इवन सब हेडिंग में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब हेडिंग में आपने प्राइमरी नहीं लिखना, हमेशा सेकेंडरी लिखना है। लेकिन जब आप सेकेंडरी को एक्सप्लेन करना चाहें तो सब हेडिंग में करेंगे, मेन में नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब मेन में करोगे, इवन जब हम एसईओ करते हैं तो गूगल हमें ये कहता है कि भाई आपका जो कीवर्ड है ये H1 में तो मुझे मिल गया, मगर ये मुझे सब हेडिंग में नहीं मिल रहा, तो आप इसको सब हेडिंग में इस्तेमाल करो। जी समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास वेबसाइट आएगी एसईओ के लिए तो हम ये देखेंगे कि भाई इसकी जो हेडिंग स्टाइल्स हैं, नंबर 1 क्या हेडिंग स्टाइल हैं कि नहीं है। पहला तो ये पॉइंट है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने वेबसाइट बनाई हो और उसमें हेडिंग स्टाइल यूज ही ना की हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने अभी आपको हेडिंग स्टाइल की शक्ल दिखाई है, कहाँ देखी थी हमने इसकी शक्ल? यहाँ पे ये है H1। इसकी शक्ल को देखें और इसकी शक्ल को देखें, क्या आपको लग रहा है कि एक जैसे लग रहे? ये उतने ही एक जैसे हैं जैसे आप दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है कि वैसे है, डिफरेंट है। इसकी फॉर्मेटिंग और तरह से नजर आ रही है, इसकी फॉर्मेटिंग देखें ना बिल्कुल और तरह से नजर आ रही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये भी H1 है और वो भी H1 है, तो यकीन तो नहीं आएगा, है ना? क्योंकि उसकी शक्ल डिफरेंट है, इसकी शक्ल डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई ये जिस बंदे की वेबसाइट है ना, वो ये कहता है मुझे हेडिंग का ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लगता भाई, ये बहुत ही सादा सा है। हाँ, दिखने में, अब देखने की बात हो रही है। वो कहता है भाई ये हेडिंग स्टाइल दिखने में बड़ा सादा है, मुझे जरा स्टाइलिश सा टेक्स्ट चाहिए। तो फिर उसने वेब डेवलपर से कह के एक स्टाइलिश टेक्स्ट लगाया यूजिंग CSS, कैस्केड स्टाइल शीट। अब ये जो कैस्केड स्टाइल शीट से उसने ये फॉर्मेटिंग स्टाइलिश की है, ये एसईओ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, विजिबिलिटी है, देखने के लिए। इसका गूगल को कोई फायदा भी नहीं हो रहा और नुकसान भी नहीं हो रहा। इसकी वजह से ना गूगल रैंक कर रहा है ना डिस रैंक कर रहा है। गूगल ढूंढ किसको रहा है? H1 को। गूगल किसको ढूंढ रहा है? H1 को। तो मैं क्या करूंगा कि इसने जो भी फॉर्मेटिंग लगाई, इसके शुरू में क्या लगाऊंगा? H1, और इसको क्लोज किससे कर दूंगा? H1 से। बस उसने जो फॉर्मेटिंग लगाई है हमने उसकी फॉर्मेटिंग को नहीं छेड़ना। अब अगर हम नोट करें तो गूगल जो है वो विजिबिलिटी में CSS को प्रायोरिटी दे रहा है और क्राउलेबिलिटी में HTML कोड को प्रायोरिटी दे रहा है। विजिबिलिटी का मतलब है कि दिखने में तो ये H1 नहीं हुआ कि हो गया, हालांकि मैंने शुरू में लगाया H1, अंदर स्टाइल लगा हुआ है, H1 से इसे बंद भी कर दिया, लेकिन दिखने में ये H1 नहीं हुआ, मगर क्राउलर के लिए ये H1 हो गया।
और लोगों को दिखाने के लिए ये एक स्टाइलिश फॉन्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो लोगों ने अपनी स्टाइलिश वेबसाइट्स बनाई होंगी, हम उन चीज़ों को हटाएंगे नहीं, वो एज इट इज़ लगी रहेंगी, उनके साथ हम HTML के कोड अटैच करते जाएंगे, वो वाले कोड जिनको गूगल रिकग्नाइज करने लगा हुआ है। ठीक है, सो अब हमें एक चीज़ और पता लगी कि जब हम किसी वेबसाइट की SEO करेंगे तो हम आकर ये भी फाइंड करेंगे कि इनके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में क्या हेडिंग स्टाइल्स हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो हम लगा देंगे। अगली चीज़ क्या आ रही है इसमें भाई, हेडिंग के बाद क्या आता है? पैराग्राफ। हेडिंग के बाद आता है पैराग्राफ। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई एक पैराग्राफ है। अब आप नोट करें कि छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है 2 लाइनों का, है ना। वैसे अगर आप कहेंगे भाई 2 लाइनों का तो पैराग्राफ होता ही नहीं है, इतना छोटा पैराग्राफ। अब गूगल की और हम बात सुन लेते हैं। गूगल कहता है कि आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखने, छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं, छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं और आसान इंग्लिश लिखनी है। ये कंटेंट राइटिंग के रूल्स आपको बता रहा हूँ कि छोटे पैराग्राफ्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस और इजी इंग्लिश, कि भाई हर बंदा कंफर्टेबल हो आपका कंटेंट पढ़ने में और समझने में। बड़े पैराग्राफ लिखेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा आपका थीम क्या है। बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखेंगे, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और डिफिकल्ट इंग्लिश लिखेंगे तो हर किसी की इंग्लिश की उतनी वोकैबुलरी नहीं होगी कि वो आपकी उस इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये कंटेंट लिखने का ये रूल है कि छोटे पैराग्राफ्स, यानी कि SEO चेक लगे होंगे इस चीज़ पे कि क्या आपका पैराग्राफ छोटा है, क्या आपके सेंटेंसेस छोटे हैं, क्या आपकी इजी इंग्लिश है कि नहीं है। ये चीज़ें वो चेक करने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कंटेंट लिखवाएंगे तो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम उसे कहेंगे कि भाई हमने जो तुमने लिख कर देना है कंटेंट, छोटे सेंटेंस लिखने हैं, बड़े बड़े। ऐसा नहीं है कि 3 लाइनों के बाद एक फुल स्टॉप आ रहा है तो बड़ा सेंटेंस हो गया ना। छोटे सेंटेंसेस, छोटे पैराग्राफ्स, इजी इंग्लिश। ठीक है, ये रूल है इसका लिखने का। तो हमने ये लिख दिया। इधर आ जाते हैं वापस। अब जो H1 लगाया ना मैंने यहाँ पर, इसी के अंदर यहाँ पर H1 खत्म हुआ। पैराग्राफ लिखने के लिए हमें किस टैग की ज़रूरत होती है? P की ज़रूरत होती है। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। मगर SEO में P का कोई रोल नहीं है, यानी कि कोई SEO मैंने P के ऊपर नहीं करनी है। सिर्फ हम इसलिए समझ रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि पैराग्राफ लिखने के लिए हमें P के टैग की ज़रूरत है। सो मैंने यहाँ पर P का एक टैग लगाया, यहाँ पर इसको एंड किया। ये सब समझने की हद तक, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं करना। और वहाँ से जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो भी लिख दिया। अब आपको लिखा हुआ भी नजर आ गया। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब अगला फॉर्मूला क्या है उसने कहा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कह रहा था वो। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपकी, पहले तो उसने कहा कि आपका कीवर्ड आपकी हेडिंग में हो। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपका कीवर्ड आपके पैराग्राफ में हो, फर्स्ट पैराग्राफ में हो। जहां पर आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो दे रहे हैं वहां पर भी आपने पहले सेंटेंस में कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो जैसे यहां पर देख रहे हैं हमने क्या लिखा हुआ है, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब भाई गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये इस कंपनी का कीवर्ड प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है? हाँ, गूगल कोई ह्यूमन तो नहीं है ना कि उसे पता लग जाए कि भाई ये कंपनी है, ये कंपनी के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हमने ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट का कीवर्ड रखना है। उसे तो कुछ ऐसी चीज़ का नहीं पता। अगर एक का पता होगा इसका कितनी सारी इंफॉर्मेशन रख सकता है वो। हाँ, सो गूगल क्या करेगा, फिर किसी चीज़ को ढूंढेगा। पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को उसने ढूंढने, पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को ढूंढने के लिए उसने क्या ढूंढना है? या तो उसने ये टैग ढूंढना है बोल्ड का, या उसने टैग ढूंढना है स्ट्रॉन्ग का। बोल्ड का टैग पुराना टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग जरा कदरे नया टैग है। HTML जब स्टार्ट हुई थी तो बोल्ड से हम फॉर्मेटिंग करते थे, और जब ये स्टार्ट हुई थी तो SEO के लिए नहीं हुई थी भाई, ये फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, लेकिन गूगल इनको एज ए आइडेंटिफायर यूज कर रहा है। अब उसने कहा कि मैं पैराग्राफ के अंदर से जाकर ये देखूंगा कि आपने किसको बोल्ड किया हुआ है और किसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। आपने जिसको बोल्ड और स्ट्रॉन्ग किया हुआ है मेरे नजदीक वो क्या है, वो कीवर्ड है। ठीक है, सो हमने ये कर दिया जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट और इसको कर दिया /v। तो उसके नजदीक ये भी कीवर्ड हो गया, इसको
भी सेव करें, रीलोड करें जी इसको। हो गया बोल्ड। और फाइनल कीवर्ड कितना इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन तो यही है ना कि भाई कीवर्ड कितनी दफा है पूरी वेबसाइट में, उसे मैं लगाऊं कितनी दफा, उसे मैं कितनी दफा टाइप करूं, उसे मैं कितनी दफा रिपीट करूं, कितनी दफा कीवर्ड का यूज होना चाहिए। गूगल हमें कहता है कि आपका कीवर्ड जी कितना 2.5% ऑफ कंटेंट, यानी जितना कंटेंट है उसका 2.5%। अब अगर आपको ज्यादा कीवर्ड्स की जरूरत पड़ रही है तो क्या बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा। थोड़ा कंटेंट होगा तो थोड़े 100 वर्ड्स का कंटेंट है, कीवर्ड्स कम होंगे, 200 का कंटेंट होगा तो कीवर्ड्स बढ़ जाएंगे, 300 का होगा तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोई बंदा कहता है भाई 200,000 वर्ड्स, हाँ इतनी बड़ी वेबसाइट तो नहीं होगी ना कोई, ये तो फिर गलत काम हो जाएगा। गूगल रिकमेंड करता है कि एक अच्छा कंटेंट जो होता है वो तकरीबन 700 से 800 वर्ड्स का है, और मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है वेबसाइट पे लिखने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वर्ड्स का लिखें, इससे बड़ा नहीं लिखेंगे। वर्डप्रेस कहता है कि आप पेज के ऊपर कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो मैं अच्छा कंटेंट 300 वर्ड्स को समझूंगा। हम अच्छा कंटेंट जो समझते हैं वो 800 वर्ड्स को समझते हैं। अब इतने सारे जब वर्ड्स आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी बढ़ जाएगी कीवर्ड यूज करने की, ठीक है। सो ये मैक्सिमम लिमिट है। सो कंटेंट राइटिंग की 3-4 बातें भी हमने सीखी हैं कि पैराग्राफ कितना बड़ा, सेंटेंस कितना बड़ा होना चाहिए, इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, और कंटेंट के अंदर पैराग्राफ की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अबाउट 2.5% ऑफ कंटेंट। यानी ये फिक्स नहीं है कि 4 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स, 8 कीवर्ड्स नहीं है, बल्कि डिपेंड्स ऑन कंटेंट। ज्यादा कंटेंट है तो ज्यादा कीवर्ड्स लिख सकते हो, कम कंटेंट है तो कम कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो अब हमने 2-3 चीजें देख ली हैं, इस वेबसाइट पे आकर देखें। यानी अब हमने इसको भी कवर कर लिया, पैराग्राफ के अंदर यूज होने वाले कीवर्ड्स को भी देख लिया। देखिए इसमें भी बोल्ड हुआ है ना, इसमें भी बोल्ड हुआ है और इसमें भी बोल्ड हुआ है, लेकिन मैंने सारा बोल्ड नहीं किया हुआ, कुछ हिस्सा बोल्ड किया हुआ है, मुकम्मल बोल्ड नहीं किया हुआ। अब अगर हम इस वेबसाइट पे देखें तो बच के गया जो डिस्कसेबल है, तस्वीरें, मैं कही तस्वीरें बच गई हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है। और क्या बचा, हाइपरलिंक, ये लिंक बना हुआ है ना, इसको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा नीचे देखें तो मैप आ रहा है। ये 3 चीज़ें हमने अगली क्लास में डिस्कस करनी है, और ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं हमने सारी एसईओ इन्हीं पे करनी है, पूरी वेबसाइट की एसईओ। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वेबसाइट के अंदर इन जगहों पे आकर हमें मॉडिफिकेशंस करनी होगी। मैप में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मैप लगाना आना चाहिए वैसे, ठीक है। ये ऊपर वाली सारी चीज़ों में भाई, ये तस्वीरों को मुझे देखना पड़ेगा, खास तौर पर पैराग्राफ को देखना पड़ेगा, पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को देखना पड़ेगा, हेडिंग स्टाइल्स को देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हेडिंग स्टाइल प्रॉपर्ली इस्तेमाल हुई है, क्या वहाँ पर कीवर्ड्स मौजूद हैं, क्या बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कीवर्ड्स मौजूद हैं, ये सब चीज़ें हमने चेक करनी है। और अगली क्लास में भी अपनी कॉपी शॉपी और पेन शेन लेकर आएँ, ताकि हमने जो कुछ आज किया ये अगली क्लास में फिर एक दफ़ा करेंगे। इसका मतलब है आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करें, एक से ज़्यादा फाइलें बनाएं। जब आप फाइलें बनाएंगे तो आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है।